ज्योति अपनी ननद नैना की शादी के लिए अब लड़के देखना शुरू कर देती है, क्योंकि अब नैना की शादी की उम्र हो रही थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति का पति प्रतीक नैना की शादी के लिए एक लड़के की फोटो लेकर आता है। अपनी माँ और अपनी पत्नी को फोटो दिखाते हुए प्रतीक कहता है, माँ, मैंने नैना के लिए लड़का देखा है, आप लोग बताओ कैसा लगा आपको? लड़का तो बहुत अच्छा है, अगर बात बन जाए तो जोड़ी भी अच्छी लगेगी। बहू, मेरे बेटे की पसंद कभी खराब हुई है क्या जो आज होगी? तुझे भी तो वही पसंद करके लाया था ना। मुझे तो नहीं लगता कि तुझसे अच्छी बहू कोई हो सकती है मेरे घर के लिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। इससे अच्छी पत्नी मुझे दूसरी मिल ही नहीं सकती। बहुत किस्मत वाला हूँ मैं जो ये मिली। बस करिए, आप लोगों को तो सिर्फ मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए होता है। किस्मत वाली तो मैं हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, जिसने आज तक कभी भी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं। रोकते भी कैसे? आज तक तुमने कोई ऐसा काम किया है जो गलत हो? अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताइए कि जिसके लिए आप ये फोटो लेकर आए हैं उसे दिखाए कि नहीं? अगर उसे पसंद होगा तभी तो आगे बात बढ़ेगी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये काम करेगा कौन? अगर उसे शादी की बात की तो वो रोने लग जाएगी। ज्योति, ये तुम्हें ही करना होगा। बात करनी तो पड़ेगी ही ना, अब हमारी बच्ची है। जब तक हम सामने से जाकर उससे बात नहीं करेंगे तब तक तो बात शुरू ही नहीं हो पाएगी। और आप उसके भाई हो, भाई होने का फर्ज निभाओ और बहन की दिल की बात पता करो। अगर आपसे कोई बात नहीं हो रही है तो मुझे बताओ, मैं करती हूँ। हाँ, ये सही है। तुम्हारी ननद से काफी अच्छी बनती है। तो एक काम करो, फोटो ले जाओ और दिखा दो उसे। ज्योति नैना के कमरे में जाती है। नैना अपनी भाभी को अपने कमरे में ऐसे चुपचाप आता देखकर बोलती है, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे चुपचाप वापस क्यों जा रही थी आकर? मुझसे कुछ काम था क्या आपको? हाँ, काम तो था। तुम्हें एक लड़के की फोटो दिखानी थी। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। प्रतीक और माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें फोटो दिखाने की। लेकिन क्यों भाभी, मैं उन लोगों को खा जाती क्या? नहीं नहीं, तुम उन्हें खा नहीं जाती, बस फोटो देखकर इतना रोती कि हमारे पूरे घर में बाढ़ ही आ जाती। भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। आप लोग तो चाहते ही हैं कि मेरी शादी हो जाए, मैं इस घर से ही चली जाऊं और आप लोगों को मुझसे आजादी मिल जाए। मैं बोझ हूँ ना आप लोगों के लिए? नहीं नैना, तुम बोझ नहीं हो। इस दुनिया की रीत है, हर लड़की को शादी करके अपने घर जाना ही पड़ता है। मैं भी तो आई थी शादी करके यहाँ, ऐसे ही तुम्हें भी शादी करके किसी और के घर जाना ही है। लेकिन भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती। ठीक है, मैं तुम्हारी बात का मान रखती हूँ, लेकिन एक बार लड़के की फोटो देख लो, ठीक लगे तो मिल लो। अगर तुम्हें नहीं पसंद होगा तो मैं खुद ये शादी के लिए मना कर दूंगी। भाभी, अब तक आपने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा है जो अब सोचोगे, और मुझे आपके फैसले से एतराज नहीं है। अपनी भाभी के समझाने पर नैना मान जाती है और हाँ कर देती है। ज्योति ये खुशखबरी बाहर सभी को देती है। मैंने पहले ही कहा था ना कि नैना ज्योति की बात कभी नहीं टालेगी, और देखो वही हुआ। लेकिन प्रतीक जी, मैंने नैना को वादा किया है कि अगर उसे लड़का पसंद नहीं हुआ तो वो शादी के लिए मना कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी की बात तो तभी आगे बढ़ेगी जब वो तैयार होगी, वरना नहीं। प्रतीक बिल्कुल सही कह रहा है बहू। हम तेरी लाडली ननद की शादी बिना उसकी मर्जी से नहीं करेंगे। आप खुश? जी माँ जी। ठीक है, तो कल मैं उस लड़के को बुला लेता हूँ। एक बार नैना को वो पसंद आ जाए और हाँ कर दे, फिर सारी परेशानी खत्म। हाँ बेटा, मैं भी अपनी बेटी की शादी करके एक और बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी, बस बात बन जाए। अगले ही दिन लड़का नितेश अपनी माँ माला के साथ प्रतीक के घर जाता है। बता बेटा, तुझे लड़की पसंद है या नहीं, तभी मैं आगे बात करूं। माँ, कोई बेवकूफ ही होगा जिसे इतनी सुंदर लड़की पसंद नहीं आएगी। मुझे लड़की पसंद है, आप बात को आगे बढ़ाओ। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुझे कोई लड़की तो पसंद आई। माँ, दूसरे घर तो ताना वाना छोड़ दो, बात करो शादी की। मुझे ताना घर चल के मार लेना। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं प्रतीक बेटा, कोई परेशानी नहीं है। मेरे लड़के को आपकी लड़की बहुत पसंद है, बस आप अपनी राय बताइए। भैया, मुझे भी लड़का पसंद है, आप बात आगे बढ़ा दीजिए। पक्का तू दिल से कह रही है ना? कोई दबाव तो नहीं है ना तुझ पे? नहीं भैया, सच में मुझे लड़का पसंद है। और अगर आप ये कह रहे हो कि मैं आपकी खुशी के लिए हाँ कर रही हूँ तो इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा लड़का जो पसंद किया है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? नैना को भी लड़का काफी पसंद है,
और उन लोगों का भी यही कहना है कि उन्हें भी पसंद है हमारी नैना। तो मुझे लगता है अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और आगे की बात बढ़ा देनी चाहिए। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी लाडली नैना की अब शादी तय हो गई थी। नैना भी काफी खुश थी। शादी की तारीख तय हो जाती है और अब घर पर मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। कुछ दिनों बाद सब लोग बैठे होते हैं तो नैना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। माँ जी खा लीजिए मेरी ननद के हाथों की बनी हुई 4 कचौरियाँ। बस ये समझ लीजिए कि ये मेरी ननद की आखिरी रसोई है और अतरंगी भी। अब कुछ दिनों में मेरी ननद ससुराल वाली हो जाएगी, तब कहाँ मिलेगी इसके हाथ का कुछ भी खाने को। ज्योति ऐसा क्यों कह रही हो? कचौरियाँ और चाय तो मिलेंगी इसके हाथों की, लेकिन हमें नहीं, इसके ससुराल वालों को। हम तो बस याद करेंगे। माँ, भैया और भाभी को समझाइए ना, कब से मेरी टांग खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं अपने ससुराल से कभी वापस ही नहीं आऊंगी। क्यों तुम दोनों मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? बेचारी इतने प्यार से सबके लिए कचौरियाँ बनाकर लाई है, उसे खाने की जगह बातें बनाने में लगे हुए हो। माँ जी हम तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब आज नहीं तो कल ननद जी विदा हो जाएंगे, तब उनकी ये अतरंगी रसोई हमें कहाँ देखने को मिलेगी और ना ही खाने को कुछ मिलेगा। जब देखो ससुराल ससुराल, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, इसलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी। मेरी प्यारी ननद, अरे तुम ससुराल चली जाओगी तो क्या हम सबको भूल जाओगी? ऐसा थोड़ी होगा, तब भी तुम हमारी लाडली रहोगी। और रही बात शादी ना करने की, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं भी ऐसा सोचती तो हम दोनों कभी मिल भी पाते? भाभी, आप सही कह रही हो, लेकिन आप लोग मुझे ऐसे परेशान मत करो। वैसे ही मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती, और आप सब मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मुझे और अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिनों बाद नैना रसोई में अपना हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है क्योंकि उसका हाथ जल गया था। नैना की रोने की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ जाते हैं और नैना को ऐसे उदास देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी प्रतीक जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है और उसका इलाज करवाता है। देखिए, वैसे मैंने इन्हें दवा पानी तो दे दी है, लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा ही जल गया है, तो इसे ठीक होने में समय तो लगेगा। तब तक ये कोई काम ना ही करे तो ही अच्छा होगा। इन्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। जी डॉक्टर, आपने जो भी बोला है मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगा और इसे कोई काम करने नहीं दूंगा। वही अच्छा भी होगा, वरना अगर इन्होंने कोई काम करने की कोशिश करी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मैं चलता हूँ, आप इनका ध्यान रखिए। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सभी नैना के जले हाथ को देखकर बहुत परेशान थे। तभी नैना बोलती है, भाभी, आप बहुत ताने मार रही थी ना मुझे, मेरी ननद की आखिरी रसोई, मेरी ननद की आखिरी रसोई। देखिए, सच में हो गई ना मेरी आखिरी रसोई। ज्योति को अपनी बात पर बहुत पछतावा होता है। मजाक में कही गई बात कभी भी सच हो जाती है। नीलम आज बहुत खुश थी, और भला वो खुश होती भी क्यों ना। आखिर आज उसके घर में उसकी बहू जो आने वाली थी। नीलम अपनी बहू और बेटे का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसे बैंड बाजे की आवाज सुनाई देती है और वो अपने हाथों में थाली लिए दरवाजे पर जाती है और अपने बेटे बहू को देखकर खुशी से उनकी आरती उतारने लगती है। आरती उतारकर वो अपने बहू बेटे से कहती है, बहू बेटा, अब तुम दोनों अंदर आ जाओ। नीता बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर तुम घर में प्रवेश करो। जी माँ जी। इतना बोलकर अब नीता अपने दाहिने पैर से उस कलश को गिराकर घर में आती है। जैसे ही नीता अपने ससुराल में आती है, वैसे ही नीता की छोटी बहन रीता भी दरवाजे पर आती है और सभी से कहती है, ये क्या जीजू, आपने अपनी पत्नी के साथ अपना गृह प्रवेश तो कर लिया, पर मेरा गृह प्रवेश कौन करवाएगा? स्वागत नहीं करोगे हमारा? आखिर आपकी साली आपके घर में दहेज के रूप में जो आई है। रोहन बेटा, ये कौन है और ये ऐसे क्यों बोल रही है? वो माँ, मैं आपको बताना भूल गया था कि रीता नीता की बहन है। वो दरअसल रीता हमारे साथ ही रहेगी। पर क्यों बेटा, तुझे पता नहीं है, ससुराल में सिर्फ बहू आती है। बहू की बहन उसके ससुराल में रहने आ सकती है, पर वो इस घर में बस नहीं सकती है। पर क्यों आंटी जी? अब जब आपके बेटे ने मुझे दहेज के रूप में स्वीकारा है, तो उनको मुझे अपने साथ तो रखना ही होगा ना। चुप कर, बड़ी आई दहेज के रूप में आने वाली। और बहू तू बता, क्या ये सच है? क्या ये रीता पीता नाम की जो लड़की है वो तेरी बहन है? जी माँ जी, ये मेरी बहन है। अगर ये तेरी बहन है तो दहेज में कैसे आ सकती है?
हाँ, माना कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और रोहन मेरा इकलौता बेटा था, बस इसीलिए मैं लव मैरिज के लिए मानी। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपनी बहन को अपने साथ दहेज में लेती आओगी। पर माँ जी, मेरी बहन की लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है, तो मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। बस इसलिए वो मेरे साथ मेरे दहेज में आई है। और क्या हुआ अगर ये यहाँ रहेगी तो? वैसे भी अब से ये मेरा भी घर है, इसलिए इस घर के फैसले लेने का अधिकार मेरा भी है। ये सुनकर बेचारी नीलम अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, तूने मुझे कैसी बहू दे दी है। अभी तो इसको आए हुए यहाँ एक दिन भी नहीं हुआ है और इसने मुझे ये बोल दिया कि इस घर में फैसला लेने का अधिकार इसका भी है। देख रहा है बेटा, कैसी पत्नी है तेरी। मैं कितनी खुश थी कि आज मेरी बहू आएगी और वो मेरी देखभाल करेगी, वो मुझसे प्यार से बात करेगी। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मेरी बहू आते ही मुझसे अपने अधिकार के बारे में लड़ने लगी। माँ बस भी करो, अभी तो हम यहाँ पर आए हैं। शादी की वजह से नीता ने आपको बोल दिया है, इसमें इतना रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं है माँ। और नीता, तुम भी माँ से माफी मांगो। भला कोई अपनी सास को ऐसे जवाब देता है? मेरी माँ से कोई ऐसे बात करे मुझे बर्दाश्त नहीं है। और माँ, रीता का कोई नहीं है, इसलिए बस मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही बेकार तरीके से बात कर ली और शायद मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नीलम अपनी बहू का कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। पर इस तरह अपनी सास को जाते देखकर नीता को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उसके कमरे में जाकर अपनी सास को मनाने लगती है। अपनी बहू का उदास चेहरा देखकर नीलम मान भी जाती है। शादी के बाद नीता अपने घर की जिम्मेदारियों को तो अच्छे से संभाल लेती है, पर वो अपनी सास के दिल में जगह नहीं बना पाती। और उसका कारण कोई और नहीं बल्कि नीता की बहन थी, क्योंकि आए दिन रीता ऐसा कुछ करती जिससे नीलम को उसके ऊपर गुस्सा आ जाया करता। ऐसे ही एक दिन नीलम हॉल में बैठी होती है, तभी रीता छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। रीता को छोटे कपड़ों में देखकर नीलम उससे कहती है, ओ बहू की बहन, ये कैसे कपड़े पहन बाहर जा रही है? अरे जरा तो शर्म लिहाज रख ले। आंटी जी, इसमें क्या ही खराबी है? सही तो है, शॉर्ट्स ही तो पहने हुए हैं मैंने। तेरे लिए कपड़े सही होंगे, पर ये पहनकर तू बाहर नहीं जाएगी। अगर जाना है ना तो कोई जींस डाल ले, समझी? पर आंटी जी, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ। हाँ, तो तेरे जीजा और तेरी बहन ने तुझे कपड़े नहीं दिलाए क्या, जो ये आधे आधे कपड़े पहनकर जा रही है? ठीक है आंटी जी, मैं ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाऊंगी। पर अगर आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं हैं, तो आप ये बात मुझे प्यार से भी तो बोल सकती है ना। कपड़ों को लेकर नीलम रीता के ऊपर चिल्ला ही रही थी, तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और उनकी बातें सुनकर रोहन अपनी साली से कहता है, रीता क्या हुआ? अगर माँ तुम्हें नीचे का जींस पहनने के लिए कह रही है तो ऊपर तो तुमने हाफ शोल्डर पहना हुआ है। माँ की बातें मान लिया करो। जीजू, मैं ये कपड़े बदल लूंगी, पर जैसे आपने मुझसे प्यार से बात करी है, ठीक उसी तरह अगर आंटी जी भी मुझसे प्यार से बात करती तो क्या मैं उनकी बातों को काटती नहीं ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, पर अभी जाके ना तुम नीचे जींस पहन लो। रोहन की बातें सुनकर रीता अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदल कर आती है। कपड़े बदलने के बाद रीता बाहर चली जाती है और एक लड़के से मिलती है। कुछ देर उससे बातें करने के बाद वो उसके गले लगती है और उसके साथ बैठकर कार में चली जाती है। पर ये सब कुछ नीलम की एक पड़ोसन देख लेती है और वो सीधा नीलम के पास जाकर उससे कहती है, नीलम बहन, कहाँ है तू? जरा बाहर तो आ। क्या हुआ बहन, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी बहू की बहन हमारी सोसाइटी का माहौल खराब कर रही है। नीलम बहन, जरा अपनी बहू की बहन पर ध्यान दो, समझी तुम? पर हुआ क्या है बहन, बताओ तो सही। होना क्या है बहन, तुम्हारी बहू की बहन किसी लड़के के साथ पहले बहुत देर तक हंसी ठिठोली करती है और उसके बाद राम राम राम, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, पर फिर भी बोल देती हूँ। वो उसके गले मिली और वहाँ से उसकी कार में बैठकर चली गई। अब देखो बहन, ऐसे तो वो यहाँ का माहौल ही खराब कर रही है ना। अब क्या ही बोलूं बहन, मैं मेरी बहू के साथ जब से उसकी बहन आई है ना, तब से वो आफत ही खड़ी कर रही है। मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। आने दो उसको, मैं आज उसकी क्लास लेती हूँ। पड़ोसन नीलम से थोड़ी देर बात करके चली जाती है और शाम को जब रोहन आता है
तो नीलम अपने बेटे को सारी बात बताती है। तभी नीता कहती है, मम्मी जी, आप मेरी बहन पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। पहली बात तो वो ऐसी नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर वो किसी से मिल भी रही है तो क्या हो गया? हाँ माँ, आखिर इसमें बुराई क्या है? अब वो लड़की इस घर में नहीं रहेगी और मैं उसको नहीं झेल सकती हूँ। यहाँ पर रहकर वो यहाँ का माहौल खराब कर रही है, लड़कों से मिल रही है। आई बड़ी। नीलम ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी बातों का जवाब देते हुए रीता वहाँ आती है और कहती है, आंटी जी, अब आपको मेरी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। आप चाहती है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तो ठीक है, अब से मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पर रीता, जीजू, पर मैं सच में जा रही हूँ, क्योंकि जिस मकसद से मैं यहाँ इतने दिनों तक रुकी वो मकसद पूरा हो गया। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। आंटी जी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी, उसके लिए माफी चाहूंगी। और हाँ, मैं किसी लड़के से नहीं मिल रही थी। अगर तेरा उससे कुछ नहीं होता ना तो तू उसके गले क्यों लगी? और तू कौन से मकसद की बात कर रही है? मैंने अमेरिका में जॉब के लिए अप्लाई किया था, बस उसका ही वेट कर रही थी। क्योंकि मेरे माँ पापा नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ आपके पास रहने आई। और आज मुझे सुबह ही कॉल आया कि मैं मॉडलिंग में सिलेक्ट हो गई हूँ। बस यही रीजन था उस लड़के से मिलने का और उसके साथ बाहर जाने का, क्योंकि कल वो ही मेरे पास आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। दीदी, जॉब फाइनल हो गई। आई एम सो हैप्पी। इस तरह से नीलम को खुद के बर्ताव पर बहुत दुख होता है, जिसके बाद उसको ये एहसास होता है कि उसकी बहू की बहन आफत नहीं है। अब वो रीता से माफी मांगती है और रीता भी उसे माफ कर देती है। इस तरह से रीता अब अगली सुबह अमेरिका जाने के लिए निकल जाती है। माला की बहू का नाम मलाइका था। उसकी बहू का सिर्फ नाम ही मलाइका नहीं था, बल्कि वो अपने आप को भी बिल्कुल मलाइका अरोड़ा समझती थी। माला की बहू हीरोइनों में सबसे ज्यादा मलाइका को ही पसंद करती और उसी की लाइफस्टाइल को फॉलो भी करती। वहीं दूसरी तरफ उसका पति बहुत ही साधारण, शांत और सरल स्वभाव का था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत ही कम बनती थी। एक दिन सुबह के समय मलाइका अपने घर के गार्डन में टाइट स्पॉट सेट पहनकर योगा कर रही थी और उसे वहां से निकलते हुए जवान बूढ़े सभी लोग देख रहे थे। तभी उसकी सास माला मंदिर जाने के लिए घर से बाहर आती है और मलाइका को देखकर कहती है, मलाइका बहू, ये क्या है? तू योगा अपने घर में भी तो कर सकती है ना। ऐसे कपड़े पहनकर घर के खुले गार्डन में इस तरह योग करने की क्या जरूरत है? माँ जी, जो मजा खुले गार्डन में योगा करने का है वो घर के अंदर कहाँ मिलेगा? हाँ हाँ, बात तो सही है। जब तक मोहल्ले वाले तुझे ऐसे कपड़ों में न देख ले, तब तक तुझे सुकून कहाँ मिलेगा? क्योंकि तू ये योग अपनी अच्छी सेहत के लिए थोड़ी ना करती है, बल्कि गली के लड़कों और बुढ़ों को अपना फिगर दिखाने के लिए करती है। क्योंकि तू तो अपने आप को बिल्कुल मलाइका अरोड़ा जैसी समझती है ना। माँ जी, अब मेरा फिगर ही ऐसा है कि जवान तो छोड़ो, बुढ़े और बच्चों की भी नजर नहीं हटती है, तो इसमें मेरी क्या गलती? और जब आप मुझे मेरी मनपसंद हीरोइन मलाइका अरोड़ा का खिताब देती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी बकवास बंद कर और घर के अंदर जा सीधा, क्योंकि तेरा योगासन तो पूरा हो चुका है। और तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? यहाँ कोई टीवी सीरियल चल रहा है क्या, जो यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? जाओ अपने अपने घरों में। माला के कहने पर सभी मोहल्ले वाले वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद माला भी मंदिर के लिए निकल जाती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, मैंने तो आपसे अपने बेटे की तरह सीधी साधी बहू मांगी थी, जो मेरे घर को संभाल सके। आपने तो मुझे मलाइका नहीं, बल्कि मलाइका अरोड़ा जैसी बहू दे दी, जिसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, उसके अरमान और जवान होते जा रहे हैं। कैसे संभालूं मैं उसे? माला की सारी बातें उसके पीछे खड़ी उसकी पड़ोसन नीता सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो हंसने लगती है। तभी माला उसे पीछे मुड़कर देखती है। तुझे बड़ी हंसी आ रही है मेरी बातों पर। अब क्या भगवान से भी मैं अपने दिल का हाल नहीं बता सकती? उनसे कुछ नहीं छिपा है जो तुझे उनसे कुछ बताने की जरूरत पड़े। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे मलाइका अरोड़ा जैसी बहू मिली है।
तेरे साथ साथ मोहल्ले के लड़कों और बूढ़ों का भी मन लगा रहता है उसे देखकर। लगता ही नहीं है कि उसका 18 साल का लड़का है। इतनी हॉट है तेरी बहू अभी इस उम्र में भी। नीता, तू मुझे दिलासा दे रही है या मेरा मजाक उड़ा रही है? मेरी सहेली होकर तू भी मेरे साथ ऐसा कर रही है। अब मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, रहने दे तू भी अब। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन मलाइका शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने बेटे सौरभ को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है, जिसे देखकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। तभी सौरभ मलाइका के पास जाता है और उससे कहता है, मॉम ये सब क्या है? इट्स टू ओवर। इस तरह के कपड़े पहनकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कौन आता है? आप कभी सिंपल नहीं रह सकती हैं। हमेशा मलाइका अरोड़ा बनने की जरूरत क्या है आपको? आपका सिर्फ नाम मलाइका है, लेकिन आप सच में कोई हीरोइन नहीं है। बेटा, आप मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपको खुशी नहीं होती है कि आपकी मम जहाँ जाती है सभी उन्हें कितना नोटिस करते हैं? आपको अच्छा नहीं लगता और आप आज के जमाने की होकर ऐसा सोच रहे हैं? ये आजकल का फैशन है। मॉम, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगर आपको मेरे स्कूल आना है तो अच्छे से और पेरेंट्स की तरह आइए। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद भी चीजें हैंडल कर सकता हूँ। अभी चलिए आप घर। सौरभ इतना कहकर मलाइका को लेकर घर आ जाता है और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन मलाइका पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम को अपने कमरे की बालकनी में खड़ी चाय पी रही होती है वो। तभी उसकी नजर अपने सामने घर की खिड़की पर जाती है, जहाँ एक लड़का पुशअप्स कर रहा होता है, जिसे देखकर वो कहती है, यार ये कितना हैंडसम है, हॉट है। मेरा तो इस पर दिल ही आ गया। एक बार इससे बात करके देखना चाहिए। इससे बात करने में तो बहुत मजा आएगा। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। मलाइका इतना कहकर उस लड़के से बात करने के लिए इशारे कर रही होती है। तभी उसका पति राहुल वहाँ आता है और उससे कहता है, तुम तो सच में अपने आप को मलाइका हीरोइन समझ ही रही हो। उसने अपने पति को छोड़कर अपने से 15 साल छोटे लड़के के साथ रिश्ता रखा हुआ है। उसे बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही है। तुम भी ऐसा करना चाहती हो क्या? ना नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि वो लड़का बहुत हैंडसम और हॉट है। उससे बात करने का मन था। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, लेकिन जरा सी शर्म तो कर लो। तुम्हारे बेटे की उम्र का है वो, और तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो। सुधर जाओ, अभी भी समय है। राहुल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मलाइका पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और अपने पति के जाने के बाद वो उस लड़के से बात करके उसका नंबर भी ले लेती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। समय बीतता है। तभी एक रोज मलाइका अपने से छोटी उम्र के लड़के को लेकर अपने घर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, इससे मिलिए। इसका नाम है अमित और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बताइए ना कैसा लग रहा है? हैंडसम है ना? बहू, लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है। बहू लाने की उम्र में तो खुद का अपने बेटे की उम्र के लड़के को बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही है। अरे तुझे शर्म भी है जरा सी? देखिए, मेरी मलाइका को आप लोग कुछ गलत मत कहिए। मैं और मलाइका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। बेटा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। तुम इस औरत को जानते नहीं हो। ये तुम्हारी उम्र के लड़के की माँ है और शादीशुदा है। इसलिए अपनी जान बचाओ और निकलो यहाँ से। मैं जाऊंगा तो अपनी मलाइका को साथ लेकर जाऊंगा और मलाइका ने मुझे सब बता दिया है। मुझे इसके पास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी तो ये मेरे साथ ही रहेगी। अमित और माला आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी मलाइका का पति और बेटा वहाँ आता है और अमित को मलाइका का हाथ पकड़े देखकर कहता है, तू कौन है भाई? ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। ये मेरे साथ मेरे ही घर में रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो मुझे तलाक दे दो। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक तलाक नहीं होता तब तक मैं यही रहूंगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बिल्कुल भी नहीं। मैं अब तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। कोई बात नहीं, मलाइका मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। चलो। अमित इतना कहकर मलाइका को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ मलाइका अपनी ननद नंदिनी को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि अमित और कोई नहीं बल्कि उसकी ननद का देवर था। तभी नंदिनी कहती है, भाभी, आप मेरे देवर का हाथ पकड़े यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे मैंने इतनी बार कहा कि भाभी मैंने घर चेंज कर लिया है,
आकर देख जाओ, तब आप नहीं आई तो आज कैसे? और ये तो इस शहर में भी नहीं थे, तो आप इन्हें कैसे जानती हैं? बस रुक जाओ थोड़ा। एक साथ कितने सवाल पूछोगी तुम? अमित तुम्हारा देवर है, मुझे नहीं पता था। इससे मेरी मुलाकात अभी कुछ समय पहले ही हुई थी, लेकिन ये मुझे इतना पसंद आ जाएगा मैंने नहीं सोचा था। हाँ भाभी, मैं भी मलाइका से बहुत प्यार करता हूँ। माँ के जाने के बाद आप ही मेरी माँ जैसी हैं, इसलिए इस रिश्ते को अपना लीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तुम्हारी माँ के बराबर हैं, साथ ही मेरी भाभी भी हैं, और तुम चाहते हो अब मैं इन्हें अपनी देवरानी बोलूं? भाभी आपकी भाभी थी, लेकिन अब नहीं है। ये और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इन्होंने आपके भैया को तलाक देने की सोच ली है। और अगर आपको मेरा रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मलाइका को नहीं। अमित इतना कहकर मलाइका को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद नंदिनी अपनी माँ और भाई को कॉल करके बुलाती है और उन्हें सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ, आपकी मलाइका अरोड़ा जैसी बहू ने मलाइका अरोड़ा जैसे काम भी कर दिए अपने घर में आग लगाकर। अब मेरे घर में भी आग लगाने आ गई और मेरे देवर को हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। नंदिनी की बात सुनकर उसके मायके वालों की नजरें नीची हो जाती हैं और इस तरह माला की मलाइका अरोड़ा जैसी बहू अपनी आदतों और शौक के चलते अपने ससुराल वालों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।